नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट। सीटेट में क्या पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स में भी क्या पढ़ेंगे तो पैडागोजी सेक्शन हम लोग जो 15 नंबर की पूछी जाती है उसको तैयार करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी चैनल पर नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम लोग आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास जो समय है बहुत ही कम है। तो हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं। सेशन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कैसे क्या आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं। चलिए हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया है कि प्रारंभिक बचपन की गणित शिक्षा में काउंटर या ब्लॉक जैसे मैनिपुलेटिव टूल, क्या दिया गया, मैनिपुलेटिव टूल का उपयोग करने का क्या महत्व है। ऑप्शन ए दिया गया पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रस्थापित करना। ऑप्शन बी दिया गया छात्रों को कक्षा के दौरान क्या करना, व्यस्त करना। ऑप्शन सी दिया गया स्थानिक तर्क को बढ़ाने और अमूर्त अवधारणाओं की ठोस समझ को क्या करना, विकसित करना या बढ़ावा देना। ऑप्शन डी दिया गया हाथ से सीखने को हतोत्साहित करना। क्या दिया, हाथ से सीखने को क्या करना, हतोत्साहित करना। क्वेश्चन पहला, प्रारंभिक बचपन की गणित शिक्षा में काउंटर या ब्लॉक जैसे मैनिपुलेटिव टूल, क्या पूछा गया, मैनिपुलेटिव टूल का उपयोग करने का क्या महत्व है। मैनिपुलेटिव टूल क्या होते हैं तो मैनिपुलेटिव टूल की बात की जाए वो ठोस आकृतियां होती हैं, यानी कहें कि ठोस वस्तुओं के माध्यम से जो सीखा जाता है उसे मैनिपुलेटिव टूल्स कहा जाता है। तो देखिए पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रस्थापित करना, ये आपका पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रस्थापित करना ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद छात्रों को कक्षा के दौरान क्या करना, व्यस्त करना। व्यस्त करने के लिए मैनिपुलेटिव टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया स्थानिक तर्क को बढ़ाने और अमूर्त अवधारणाओं की ठोस समझ को बढ़ावा देने के लिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैनिपुलेटिव टूल से जो भी बच्चा सीखता है उसमें क्या हो, स्थानिक समझ आ जाती है और क्या होता, अमूर्त अवधारणाओं की ठोस की समझ को बढ़ावा विकसित करती है। ऑप्शन डी दिया गया हाथ से सीखने को क्या करना, हतोत्साहित करना। ये हतोत्साहित नहीं करना होता, प्रोत्साहित करना होता है। ये आपका निगेटिव हतोत्साहित वर्ड है, इसलिए आपका डी भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट आंसर बन जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जियो बोर्ड के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं सिखाई जा सकती हैं। जियो बोर्ड की सहायता से कौन सी अवधारणाएं सिखाई जा सकती हैं। ऑप्शन ए दिया गया चौपड़ और क्षेत्रफल। ऑप्शन बी दिया गया आयतन और क्षेत्रफल। ऑप्शन सी दिया गया क्षेत्रफल और परिमाप। ऑप्शन डी दिया गया टेंसिलेशन, चौपड़ और सममिति। देखिए जियो बोर्ड क्या होता है आप लोगों को पता होगा, यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जियो बोर्ड के बारे में आना चाहिए, क्या जियो बोर्ड है। तो जियो बोर्ड की सहायता से हम क्या सीख सकते हैं, 2D आकृतियां सीख सकते हैं। क्या 2D आकृतियां जियो बोर्ड की सहायता से सीख सकते हैं। तो देखिए 2D आकृतियां क्या होती हैं, वो आपका क्षेत्रफल होता है। जो क्षेत्रफल ऑप्शन ए में दिया गया, लेकिन चौपड़ नहीं होता है। क्या चौपड़ नहीं होता है, इसलिए आपका ए गलत हो जाएगा। इसके बाद बी दिया गया आयतन। आयतन नहीं सीख सकते हैं, इससे 2D आकृति नहीं, 2D आकृति सीखी जाती है, आयतन नहीं सीख सकते हैं। क्षेत्रफल सीखा जा सकता है, क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद सी में दिया गया क्षेत्रफल और परिमाप। हाँ क्षेत्रफल और परिमाप 2D आकृति होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया सममिति और चौपड़, ये नहीं सीखा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। आपसे पूछा गया गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी एक विशेषता नहीं है। आप लोगों को फोकस करना है नहीं पर। जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, नहीं पढ़ते ही नहीं है और गलत करके चले आते हैं। तो नहीं पर फोकस सीटेट में बहुत ज्यादा करना होता है, काफी क्वेश्चन नहीं पर आधारित होते हैं क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन ए देखिए, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का क्या करना है, नियम का कठोरता से पालन करना है। कैसे कठोरता से पालन करना है, निगेटिव वर्ड है आपका, गलत होगा। ऑप्शन बी में दिया गया, छात्रों की त्रुटियों की प्रतिरूपों यानी पैटर्न पर केंद्रित होना, राइट बात है आपका, पॉजिटिव आंसर है। इसके बाद प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है आपका, पॉजिटिव आंसर है। इसके बाद एक ही संकल्पना के लिए क्या करना है, विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना है। तो ये भी आपका राइट है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आपके 3 जब हो गए हैं तो आपसे पूछा गया नहीं है, नहीं है तो नहीं है वाला आपको चुनना था। तो आपका कौन सा बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या करना है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का क्या कठोरता से पालन नहीं करना है। आपसे नहीं पूछा गया था, इसमें दिया गया कठोरता से पालन करना है, तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन और मूल्यांकन करने का उद्देश्य नहीं है। आकलन और मूल्यांकन करने का उद्देश्य नहीं है, कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है। चलिए ऑप्शन ए दिया गया, प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान के लिए उनके बुद्धि लब्धि स्तर का पता लगाना। ऑप्शन बी दिया गया, विशिष्ट क्षेत्रों और अवधारणाओं में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचानना। ऑप्शन सी दिया गया, शिक्षण विधि में उपयुक्त परिवर्तन करना। ऑप्शन डी दिया गया, विद्यार्थियों के अधिगम के अवधारणात्मक क्षेत्रों की व्यापकता प्रगति का रिपोर्ट करना। मूल्यांकन आप सभी लोगों को पता होगा, आकलन और मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन देखिए ये होता है जब भी बच्चा, देखा होगा कोई भी बच्चा है उसका मूल्यांकन किया जाता है, जब अध्यापक पढ़ा लेते हैं अंत में उसका मूल्यांकन भी किया जाता है और बीच बीच में भी मूल्यांकन किया जाता है। आप लोग जान रहे होंगे लास्ट साल में जब नंबर की प्रगति रिपोर्ट वगैरह दी जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें पूछा गया था आकलन और मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ऐसे कौन सा है इसमें जो एक नहीं है। प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान के लिए उनकी बुद्धि लब्धि स्तर का पता लगाना, विशिष्ट क्षेत्रों और अवधारणाओं में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचानना, क्या ये आपका राइट आंसर है। विशिष्ट क्षेत्रों और अवधारणाओं में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पता लगाया जाता है मूल्यांकन में, तो ये आपका पॉजिटिव आंसर है, ये आपका तो सही है। ऑप्शन सी देखिए, शिक्षण विधि में उपयुक्त परिवर्तन करना। हाँ, जब भी मूल्यांकन किया जाएगा तब इसके बाद क्या शिक्षण विधि में परिवर्तन भी लाया जाता है कि बच्चा कहाँ तक हमारा पहुंच चुका है, कहाँ तक नहीं, अब हम शिक्षण में परिवर्तन थोड़ा लाएंगे, तो ये भी आपका पॉजिटिव है आंसर। इसके बाद देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम के अवधारणात्मक क्षेत्रों की व्यापकता से प्रगति का रिपोर्ट रखना। क्या प्रगति का रिपोर्ट रखना, मूल्यांकन क्या होता है, प्रगति का रिपोर्ट रखना, ये भी आपका पॉजिटिव है। आपका तीनों ही आंसर सही है। जब तीनों ही सही हैं तो आपसे पूछा गया नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा गया, तो आपका नहीं वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों सही हो जाएगा, आपसे पूछा गया मूल्यांकन और आकलन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसमें दिया गया प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान के लिए उनके बुद्धि लब्धि स्तर पर पता लगाना। बुद्धि लब्धि, क्या प्रतिभावान छात्रों का ही बुद्धि लब्धि देखा जाएगा या सामान्य बच्चों का नहीं देखा जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिभावान भी होना चाहिए और सामान्य बच्चे भी होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों के उनके ज्ञान के निर्माण में सहायता करने के लिए सबसे कम रूप से उपयुक्त है, सबसे कम रूप से उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया गया गतिविधि आधारित विधि, ये तो बहुत बेस्ट है,
इसके बाद दिया गया आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, ये भी आपका अच्छा है। इसके बाद देखिए समस्या समाधान विधि, ये भी आपका राइट है। इसके बाद दिया गया व्याख्यान विधि, ये आपका सबसे कम उपयोगी होगा, क्योंकि व्याख्यान विधि क्या होती है, इसमें क्या बोलते हैं शिक्षक ही सक्रिय होता है, लेकिन बच्चों की बात की जाए तो बच्चे निष्क्रिय रूप में सुनते रहते हैं, एक मूक के रूप में बच्चे सुनते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, व्याख्यान विधि का प्रयोग का बहुत ही कम किया जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पूछा गया। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में दिया गया सबसे कम रूप से उपयोगी है, तो सबसे कम रूप से व्याख्यान विधि हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। ऑप्शन ए दिया गया परिकलन निपुणता की क्षमता, ऑप्शन बी दिया गया विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, ऑप्शन सी दिया गया गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, ऑप्शन डी दिया गया गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगता देने की क्षमता। देखिए निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा की क्षमता सूचक है, परिकलन और निपुणता की क्षमता, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करना, सही सूत्रों का स्मरण करना, ये आपका निगेटिव होता है, रोटेट करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया गया गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, परिभाषा देने की क्षमता, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए दिया गया गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगता देने की क्षमता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगता देने की क्षमता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया गया निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है, ऑप्शन बी दिया गया जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है, ऑप्शन सी दिया गया अध्यापक की अधिगमकर्ताओं की प्रति अवधारणा का गणितीय क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ऑप्शन डी दिया गया गणितीय सामर्थ्य जन्मजात है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है, बिल्कुल राइट बात है। इसके बाद दिया गया जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है, ये आपका गलत है, जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है। क्या लड़के ही सीख सकते हैं गणित, लड़कियां नहीं सीख सकती हैं, इसलिए आपका जेंडर वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद सी दिया गया अध्यापक की अधिगमकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्यों नहीं होता, अध्यापक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका ये भी आपका सही होगा। इसके बाद दिया गया गणितीय सामर्थ्य जन्मजात है, ये जन्मजात नहीं होती है, ये आपको क्या करना पड़ता है, अर्जित करनी पड़ती है गणितीय सामर्थ्य, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा और आपका सी भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है, बिल्कुल राइट बात है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, निम्न में से सबसे ज्यादा अध्यापन का कौन सा प्रभावशाली माध्यम है। ऑप्शन ए दिया गया बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऑप्शन बी दिया गया अनुकरण नकल और दोहराना, ऑप्शन सी दिया गया विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ऑप्शन डी दिया गया संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आपसे पूछा गया कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये तो आपका गलत हो जाएगा, बिना विश्लेषण के कोई भी चीज नहीं रखी जा सकती है, आपका ऑप्शन नंबर इसलिए ए गलत होगा। इसके बाद दिया गया अनुकरण नकल और दोहराना, ये भी आपके निगेटिव वर्ड हैं, दोहराना और नकल करना, अनुकरण ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया गया विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, यंत्रवत याद करना क्या होता है, मशीनीकरण की तरह याद करना, ये भी आपका गलत होता है, निगेटिव वर्ड होता है। इसके बाद दिया गया संकल्पनाओं के बीच क्या करना है, संबंध खोजना है, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। भिन्नों की बच्चों को संकल्पना सिखाने हैं, उसे कैसे सिखाया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया जियोबोर्ड के माध्यम से, ऑप्शन बी दिया गया संख्या चार्ट के माध्यम से, ऑप्शन सी दिया गया
कृंजन छड़े के माध्यम से। इसके बाद ऑप्शन डी दिया गया गिनतारा के माध्यम से। तो बच्चों को क्या सिखाना है, भिन्नों की संकल्पना सिखाना है। तो कैसे सिखा सकते हैं, किंजन छड़ों द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। कैसे, छड़ों के द्वारा से सिखा सकते हैं कि देखिए जैसे एक ये छड़, ये छड़, ये इसमें क्या होता है, अब भिन्न सिखानी है बच्चों को तो ऐसे काट दीजिए तो आधा हो जाएगा, ऐसे काट दीजिए तिहाई चौथाई, ऐसे बता सकते हैं। तो क्या क्या होता है, ऐसे हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, भिन्न सिखा सकते हैं। संख्या चार्ट से क्या सिखा सकते हैं, दशमलव संख्या में त्रुटि सिखाई जा सकती है। जियो बोर्ड के माध्यम से क्या सिखा सकते हैं, तो 2D आकृतियां सिखा सकते हैं बच्चों को। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गणितीय चिंतन किसके द्वारा परिलक्षित किया जा सकता है। गणितीय चिंतन को किसके द्वारा परिलक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया प्रतिरूपों की पहचान से, ऑप्शन बी दिया गया सूत्रों का कंठस्थीकरण, ऑप्शन सी दिया गया पहाड़ों का कंठस्थीकरण, ऑप्शन डी दिया गया गणित में कलन विधि में निपुणता हासिल करना। गणितीय चिंतन किसके द्वारा परिलक्षित किया जा सकता है, प्रतिरूपों की पहचान यानी पैटर्न की पहचान करना। क्या पैटर्न की पहचान करना। ऑप्शन बी में दिया गया सूत्रों का कंठस्थीकरण, ये आपका गलत हो जाएगा। सूत्रों का कंठस्थीकरण मतलब सूत्र को याद करना नहीं होता है। इसके बाद दिया गया पहाड़ों का कंठस्थीकरण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया गया गणित में कलन विधि, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है कलन विधि। तो इसलिए आपका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जब 3 गलत हो जाएंगे। देखिए गणितीय चिंतन किसके द्वारा परिलक्षित होता है, तो पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है पैटर्न से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया गया है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। आप लोग देखिए नहीं है, इस पर फोकस करना है, नहीं पर। ऑप्शन ए दिया गया एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। क्या करना है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का क्या करना है, कठोरता से पालन करना। ऑप्शन बी दिया गया छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। ऑप्शन सी दिया गया प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। ऑप्शन डी दिया गया एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। आपसे नहीं निगेटिव पूछा गया, आपके 3 ऑप्शन इसमें से सही है, एक चौथा ऑप्शन होगा, एक गलत होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, ये तो आपका पॉजिटिव आंसर दिया गया। इसके बाद प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, ये भी आपका पॉजिटिव दिया गया है। तो 3 आपके पॉजिटिव हो गए। इसके बाद एक ही आपका पहला ऑप्शन बचता है, यही आपका निगेटिव दिया गया कि नियम का क्या करना है, कठोरता से पालन करना, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए बच्चों के साथ। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कठोरता के साथ पालन नहीं करना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया गणित शिक्षा के संदर्भ में STEM का संक्षिप्त रूप बताना है। ऑप्शन ए दिया गया गणितज्ञों को शिक्षित करने की सरल तकनीकी। ऑप्शन बी दिया गया विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित। ऑप्शन सी दिया गया प्रारंभिक गणित पढ़ाने की रणनीतियां। ऑप्शन डी दिया गया शैक्षिक विधियों को व्यवस्थित शिक्षण। तो STEM का संक्षिप्त रूप बताना है। एस क्या होता है, एस होता है साइंस, और इसके बाद टी होती है टेक्नोलॉजी, ई इंजीनियर, और एम क्या होता है मैथमेटिक्स। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, साइंस, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियर और गणित। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया गणित समस्या समाधान के संदर्भ में PEMDAS का संक्षिप्त रूप क्या है। देखिए संक्षिप्त रूप से आपके 2 क्वेश्चन 100% सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म पे बहुत ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है प्रभावी गणित विकास और मूल्यांकन के सिद्धांत। ऑप्शन बी दिया गया समस्या समाधान अन्वेषण मॉडलिंग डेटा विश्लेषण संश्लेषण। ऑप्शन सी दिया गया कोष्टक घातांक गुणा और भाग जोड़ घटाव। इसके बाद भविष्यवाणी करना, समझाना, मापना, चर्चा करना, विश्लेषण करना, समाधान करना। आप लोग देखिए इसका फुल फॉर्म बताएंगे, आप लोग एक बार देखेंगे। देखिए
पी पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, इसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीपल, डी का मतलब होता है डिवाइडेशन, ए का मतलब होता है एडिंग, एस का मतलब होता है सबट्रैक्टिंग। यानी पी का मतलब क्या हुआ, कोष्टक हुआ जाके, ई का मतलब क्या हुआ तो ई का घातांक हुआ, एम का मतलब गुणा मल्टीपल, डी डिवाइडेशन भाग, इसके बाद ए जोड़, इसके बाद एस सबट्रैक्टिंग यानी घटाव। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग अलग अलग भागों में किस शिक्षण विधि के लिए तुलना किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी दिया गया प्रयोग विधि, ऑप्शन सी दिया गया संश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन डी दिया गया विश्लेषणात्मक विधि। अलग अलग भागों को तोड़ने को कौन सी विधि कहा जाता है। आप लोगों को प्रदर्शन विधि पता होगा, प्रयोग विधि भी पता होगा, बट आपको संश्लेषणात्मक विधि नहीं पता होगा। संश्लेषणात्मक विधि क्या होती है, छोटी छोटी चीजों या पार्टों को हम एकत्र कर लेते हैं, इसको कहते हैं संश्लेषणात्मक विधि। यानी एक छोटी छोटी चीजों से एक बड़ा रूप दे देना, आकार देना, संश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। इसके बाद विश्लेषणात्मक विधि क्या होती है, छोटे छोटे पार्टों को अलग अलग करके सीखना, इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक विधि। तो आपसे यही पूछा गया था, अलग अलग भागों में तोड़ के सिखाना है, यानी शिक्षा पद्धतियों को तोड़ना क्या कहलाता है, तो विश्लेषणात्मक विधि कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इतने ही आपके क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।